लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जैसे एक से ज़्यादा इक्वेशंस जब होते थे तो हम लोग ग्राफ ड्रा करते थे और सोल्यूशन रीजन फाइंड करते थे। जो सभी में कॉमन होता था उसी को सोल्यूशन रीजन कंसीडर किया जाता था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है आपका वो उसी से रिलेट होता है, जो आपने लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 में पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उस फैक्ट्री में मान लीजिए आप दो तरीके के आइटम्स बना रहे हैं, ए और बी। ठीक, अब इन दोनों तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जिस भी टाइप का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मशीन चाहिए होगा, उससे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्किल लेवल चाहिए होगा। स्किल लेवल का मतलब जो वो काम कर सकते हो, जानते हो, उनके बारे में जानकारी। इसके अलावा जो है मार्केट में सेल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और इन सब के जो है आप दो चीज ध्यान रखेंगे। तो जब भी आप मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो आप दो चीज हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप किन दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? पर्पज क्या होता है? अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे पर्पज क्या होता है? पैसे कमाने। तो पैसे तो ऐसे तो कमाएंगे नहीं, पैसे जब लगाएंगे तब पैसे कमाएंगे। तो आदमी चाहता क्या है कि लगाना कम पड़े अब कमाए जाना। तो मतलब दो सिचुएशन होती है, एक होती है मिनिमम एक्सपेंस और दूसरा मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब ये जितनी भी चीजें आप यूज करेंगे अपने फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब पे आप चाहेंगे कि जो खर्चा आए वो कम से कम आए और जो मुनाफा आए वो ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सी चीज कैसे बनाई जाए या कहाँ से क्या परचेज किया जाए या किस तरीके से मार्केट में उसे सेल किया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमारा भाई एक्सपेंस कब कम होगा, खर्चा कब कम होगा? जब मशीन सस्ती मिलेगी, मटेरियल सस्ता मिलेगा, स्किल लेबर कम पैसे मिल जाएंगे, बंधुआ मजदूर टाइप, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमारा सस्ता पड़ेगा। जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ से जहाँ हमें बेचना है मार्केट जो है बहुत दूर नहीं होगा। भाई मार्केट दूर होगा तो आपको दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा। मार्केट नज़दीक होगा तो आपको कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा। तो जब इन सब चीज़ों में कमी होगी तभी आपका एक्सपेंस कम होगा और प्रॉफिट कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? बने कम दाम में बिके ज्यादा दाम में। भाई बने 4 रुपए में बिके 100 रुपए में, ऐसे। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं? जैसे इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, पहले हम उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे आपके,
जैसे मान लीजिए आपने जो भी कंडीशन दी हुई है उससे कुछ इक्वेशन होती है, जैसे बन गया a1x b1y प्लस c1 प्लस देन r इक्वल टू 0 या a2x b2y प्लस c2 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 या a3x प्लस c या d ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ऐसे ये सॉल्यूशन में जो यही जो सिचुएशन आपका दिया होगा इसे मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इनको कहा जाएगा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे तो इन्हें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है इन्हें। मतलब जो कंटेंट है, बेसिकली जो कंटेंट है वो कंस्ट्रेंट कहलाते हैं, मतलब जितने भी इक्वेशन में उन्हें कन्वर्ट करते हैं। और जिस भी चीज को, जैसे क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी जा सकती है कि मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज करना है, तो जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है उसे z से डिनोट किया जाता है ax प्लस by। ये आपका ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमम प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑप्टिमम फंक्शन कहा जाता है, ऑप्टिमम फंक्शन। ठीक है, जिस भी चीज, जैसे मान लीजिए एक्सपेंस के बारे में बात करेगा तो एक्सपेंस को आप हमेशा मिनिमाइज करना चाहोगे, प्रॉफिट की बात करेगा मैक्सिमाइज करना चाहोगे, मतलब जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं उनको z से डिनोट किया जाता है और उसे ऑप्टिमम फंक्शन बोला जाता है। ठीक, तो किसी भी लीनियर प्रॉब्लम में ये दो चीजें होंगी, कंस्टेंट और ऑप्टिमम फंक्शन। अब जो कंस्टेंट होगा इससे आप ड्रा करेंगे ग्राफ। तो जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी 3 लाइनें हैं, हम जनरली ऐसे चल रहे हैं कि एक का ग्राफ हमने ये ड्रा किया, एक का ग्राफ हमने ये ड्रा किया, एक ग्राफ हमने ये ड्रा किया। एक लाइन का ग्राफ, जैसे ये P को हम मान लेते हैं L1, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी कोई प्रॉपर क्वेश्चन में नहीं आया, कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए L1 L2 L3, तो ये आपका हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। L1 L2 L3 जो है ये इससे आपने ग्राफ डाल दिया। मान लीजिए इनका जो सॉल्यूशन रीजन आया ये आया, मतलब तीनों में जो कॉमन पोर्शन है, तो इसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन या ऑप्टिमम वैल्यू, या इसे फिजिबल रीजन भी बोला जाता है, फिजिबल रीजन। ठीक, अब जो ये ऑप्टिमम या फिजिबल रीजन मिलेगा आपको, इस फिजिबल रीजन में जो ये कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, जहां पे 2 या 3 लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन सभी पॉइंट पे क्या करेंगे हम, ये जो ऑप्टिमम फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। भाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, मान लीजिए पॉइंट आपका x1 y1 मिला, ये आपका x2 y2 मिला, ये आपका x3 y3 मिला, ये आपका x4 y4 मिला,
और ये आपका x5 y5 तो z हमारा जो है z इज इक्वल टू ax प्लस by है। पॉइंट्स जो हमें मिले हैं ऐसे टेबल इस टाइप का बना लेंगे। पॉइंट्स जो हमें मिले हैं जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन जो दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसके सब पे z की वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि z इज इक्वल टू ax1 प्लस by1। इसी तरीके से यहाँ पे भी ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3 ये लिखा जाएगा। अब जब ये वैल्यू आप इवैल्यूएट करेंगे तो इसमें मान लीजिए दिया है आपका c1 दिया है c2 दिया है c3 तो इसमें एक वैल्यू ऐसी होगी जो मैक्सिमम होगी। तो अगर फंक्शन को बोला गया है कि मैक्सिमाइज करो तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। एक वैल्यू होगी जो सबसे कम होगी। अगर बोला गया है कि मिनिमाइज करो तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है आई बात समझ में? मतलब क्या करना है जैसे सब्जेक्ट टू कंटेंट इसे सब्जेक्ट टू कंटेंट ही बोलते हैं पूरा। जो ये आपका सब्जेक्ट टू कंटेंट दिया होगा इससे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। फिजिबल रीजन से हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो है हम z की वैल्यू निकालेंगे। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे z की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे z की वैल्यू सबसे कम होगी वो हो जाएगा आपका मिनिमम के लिए। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब देखिए कभी कभी जो है आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो आपका जो है अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये फिजिबल रीजन आएगा। ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो फिजिबल रीजन कॉमन रीजन है ये आपका पूरी तरीके से जो है वो बाउंड है। यहाँ पे क्या लिख रहा है बाउंड है, बंद है सब तरफ से। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये अनबाउंडेड होगा मतलब कहीं से एक साइड से खुला हो सकता है। तो वैसे तो सीबीएसई बोर्ड में इस साल जो है अनबाउंडेड वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड पोर्शन का ही आता है। ठीक है तो उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इससे हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो सही हो जाएगी। एग्जांपल क्या आप एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई यानी कि z मैक्स इक्वल टू x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कंटेंट दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड माइनस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x comma y is greater than or equal to 0। तो जैसा कि इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसका तो मसला क्लियर है कि x comma y is greater than or equal to 0 कह रहा है। इसका मतलब हमारा कार्टेशियन प्लेन में जो सॉल्यूशन रीजन लेना है वो सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, इससे ज्यादा और नहीं। अब हमारे पास दो लाइन पे इक्वेशन है, एक ये है आपका और ये है, दो ही कर्व है तो इसलिए जो है पहले दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट बना लीजिए x y
पॉजिटिव में वन आ जाएगी पहले इक्वेशन में, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निगेटिव में वन आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं। दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट किया, y x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पहला ग्राफ पहले ड्रा कर देते हैं। 0, 1 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, मतलब ये आपका लाइन बनेगा इसका। अब x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें, 0 -0 लेस देन r इक्वल टू -1, 0 इज -1 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 कह रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू फॉल्स है। -1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 कह रहा है, छोटा है ना, यानी कि सॉल्यूशन रीजन ये नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला। उसके बाद x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ये हो गया आपका, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये हो गया आपका। नीचे वाला आना चाहिए था उसका सॉल्यूशन लीजिए, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, कौन सा सॉल्यूशन लीजिए आपको पता ही है। इसके अलावा जो है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, सॉल्यूशन इधर की तरफ होगा। यहाँ पे देखो ये आएगा इसका फिजिकल और अनबाउंडेड होगा, तो इसमें जो आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, आप पहले अब ये पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट वैसे निकाला जाएगा कि दो लाइन का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो दोनों को x इक्वल टू y, हाँ बेटा, इसमें x y की वैल्यू निकल रही है, ऐड इनफाइनाइट भी नहीं सॉल्यूशन दिखा रहा है। लिया सही, हाँ तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे कि जब हम पहली लाइन का मतलब इसका ड्रा कर रहे हैं, ये आपका x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -1 है, और ये आपका जो है दूसरा वाला माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इस वाले का जो हो जाएगा रीजन ये वाला हो जाएगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तुम क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई फिजिकल रीजन नहीं हो रहा है, यानी कि नो फिजिकल रीजन
between the curve तो जब कर्व के बीच जो है एक कर्व नो विजिबल रीजन बिटवीन द कर्व so there is neither maxima nor minimum. मतलब जब फिजिबल रीजन नहीं बनेगा तो ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार मोस्ट प्रॉब्ली जो है 5 नंबर में हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए। अभी तक जो है ये 6 नंबर में आता था, लेकिन अब इस साल 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिले। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये कई टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मतलब कोई इंडस्ट्री रन कर रही है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। दूसरी जो है वो डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम जैसे आप लोग प्रैक्टिकली जो है बहुत से लोग जिम करते हैं तो वहाँ पे डाइट चार्ट बनता है। डाइट चार्ट में बताया जाता है इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना विटामिन लेना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपने जो डेली जो खाना खाते हैं उसको मैनेज करते हैं कि ये खाएंगे तो हमको ज़्यादा प्रोटीन भी मिल जाएगा और विटामिन भी मिल जाएगा, तो उसी के हिसाब से उसे कहा जाता है डाइट, इस टाइप का। और तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 2 डिपो है ए और बी, और मान लीजिए आपके पास 3 पेट्रोल पंप है सी डी ई, बहुत बड़े आदमी हैं आप। इस डिपो से और इस डिपो से आपको सी डी ई पे जो है तेल भेजना रहता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जैसे ए से सी तक जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग है और बी से सी से अलग है। इसी तरीके से ए से डी पे अलग है, बी से डी पे अलग है, ए से डी पे ई पे अलग है और बी से ई पे अलग है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो किस तरीके से आप एलोकेट करें, कहाँ से कहाँ भेजें जिससे आपका खर्चा कम पड़े, क्योंकि पेट्रोल जो है वो तो चाहे जहाँ मार्केट में अगर कोई पेट्रोल पंप है तो आप चाहे जहाँ से खरीदेंगे वो सेम रेट में मिलेगा। तो किस तरीके से एलोकेशन किया जाए जो है मिनिमम कास्ट है। तो आइए हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन सब के ऊपर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। क्या क्या बना रही है फैक्ट्री? स्क्रू बना रही है। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ए और बी टाइप। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप समराइज करके टेबल में लिखते चलेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ मशीन्स and 2 machines, automatic machine and hand operated machine। किस टाइप की मशीन चाहिए? 2 मशीन चाहिए। कौन कौन से? ऑपरेटेड और हैंड ऑपरेटेड, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। और हैंड ऑपरेटेड। दो टाइप की मशीन की जरूरत होती है स्क्रू बनाने के लिए। एक मशीन जो होती है वो ऑटोमेटिकली चलती है और एक मशीन जो है वो हैंड से चलती है। एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट ऑन अ हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। मतलब एक टाइप का स्क्रू का अगर एक पैकेट बनाया जा रहा है तो 4 मिनट वो ऑटोमेटिक
एक पैकेट में जितना भी आता है। तो यहाँ ये 4 मिनट ले रहा है और यहाँ ये 6 मिनट ले रहा है, ए टाइप वाला। और बी टाइप वाला क्या कह रहा है, while it takes 6 minutes an automatic machine and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture इस पैकेज ऑफ स्क्रू बी। स्क्रू बी जो है ऑटोमेटिक मशीन में 6 मिनट लेता है और हैंड ऑपरेटेड में 3। उसके बाद क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द मोस्ट 4 आवर इन वन डे। मतलब दोनों मशीनों का इस्तेमाल जो है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा एक मशीन 4 घंटे यूज हो सकती है। मशीन ऑटोमेटिक मशीन भी 4 घंटे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अपने हैंड ऑपरेटेड मशीन भी जो है 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मशीन की अवेलेबिलिटी क्या है, 4 इसकी जो है 4 आवर है और इसकी भी 4 आवर है, ऑटोमेटिक की भी 4 आवर है, हैंड ऑपरेटेड की भी 4 आवर है। The manufacturer can sell a package of screw at a profit of screw A at a profit of ₹7 and screw B at a profit of 10। अब मसला है यहाँ प्रॉफिट का। इसमें कहा जा रहा है कि A टाइप पे ₹7 का प्रॉफिट है बी पे 10 और बी पे जो है वो ₹10 का प्रॉफिट। ठीक, assuming that he can sell all the screw he manufacture। मान लेते हैं कि बहुत बड़ा व्यापारी है कि जितना एक दिन में इसके यहाँ बन रहा है सबका सब बिक जा रहा है। How many package of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit। मतलब कि अपनी जो भी इसकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ये एक दिन में कितना ए टाइप का बनाए और कितना बी टाइप का बनाए कि इसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। आई बात समझ में? अब एक बार क्वेश्चन पूरा फिर से समझिए समरी वे में, जब टेबल बन जाए आपका। क्या है, 2 टाइप के स्क्रू बन रहे हैं ए और बी। दोनों को बनाने के लिए 2 टाइप की मशीनें चाहिए, एक ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, एक हैंड ऑपरेटेड मशीन चाहिए। स्क्रू ए को है ऑटोमेटिक मशीन में 4 मिनट लगता है और हैंड ऑपरेटेड मशीन में 6 मिनट लगता है। स्क्रू बी को ऑटोमेटिक मशीन में 6 मिनट लगता है और हैंड ऑपरेटेड में 3 मिनट लगता है। लेकिन एक दिन में ऑटोमेटिक मशीन की अवेलेबिलिटी 4 घंटे है जबकि हैंड ऑपरेटेड मशीन की भी 4 घंटे है। अब जब स्क्रू का पैकेट बनके तैयार हो जाता है तो ए टाइप का पैकेट बेचने में ₹7 का प्रॉफिट आ रहा है और बी टाइप का पैकेट बेचने में ₹10 का प्रॉफिट आ रहा है। आपको ये बताना है कि कितने टाइप का स्क्रू ए बनाया जाए और कितने टाइप का स्क्रू बी बनाया जाए जिससे उनके अवेलेबिलिटी भी पूरी हो जाए, मतलब उसमें भी कोई नुकसान ना हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक, तो अब हमको बनाना है यहाँ से सब्जेक्ट टू कंटेंट और जेड की वैल्यू बनानी है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स बनाएगा और ये वाई। तो ऑटोमेटिक मशीन में एक पैकेट जो है वो 4 मिनट ले रहा है तो एक्स पैकेट कितना लेगा, 4x। इसी तरीके से वाई जो है एक पैकेट 6 मिनट ले रहा है तो वाई पैकेट कितना लेगा, 6y प्लस 6y। अब इन दोनों का मिला के 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन आर इक्वल टू 4 आर में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखें। तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 4 × 60 कर देंगे यानी कि 240। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। उसके बाद हैंड ऑपरेटेड में 6 ए जो है 6 मिनट ले रहा है और बी जो है 3 मिनट ले रहा है एक पैकेट। तो एक्स वाई पैकेट कितना लेगा, 6x प्लस 3y
लेस देन और इक्वल टू, ये भी आपका 40 मिनट है, यानी कि 240 मिनट। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन की तो कोई कंडीशन ना है यहाँ पर, सीधे जेड मैक्स, क्योंकि प्रॉफिट की बात है तो मैक्सिमाइज करेगा जेड। जेड मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक पैकेट पे 7 रुपए मिल रहा है तो एक्स पैकेट पे 7x 10 वाला। अब ये बन गया आपके सामने इक्वेशन। अब इनसे हम ड्रा करेंगे ग्राफ। तो इनके पॉइंट्स निकालिए पहले। तो इसका पॉइंट जो हो जाएगा इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 6 चौक 24 यानी 40 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 60 हो जाएगा। ठीक, इसमें आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 80 हो जाएगा। हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 6 चौक 24 40 40। ठीक, आई बात समझ में। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों, अरे 20 इसका है, बस ऐसे सीधे देखो, x एक्सिस पे हमें पहला पॉइंट चाहिए 0 और 40, मान लो ये हो गया 0 और 40, और दूसरा पॉइंट है ये 60 और 0, ये मान लेते हैं पॉइंट हो गया 60 0। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ इसलिए डार्क पेंट की जाती है, सब 11 से पढ़ा है। 0 0 पुट करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन अंदर है। ठीक है, दूसरा लाइन ड्रा करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 80, तो उल्टा बना दिया, क्या बने 0 और 40, ये गलत हो गया। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 40, तो ये आपका हो गया 0 40, और इसमें x की वैल्यू 60, y के लिए 0, y की वैल्यू 0, मतलब सॉल्यूशन रीजन आपका ये होगा, ये अंदर की तरफ वाला 0 0 पुट करेंगे तो लेस देन है तो अंदर की तरफ हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 80, मान लीजिए ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 80, फिर क्या है 40 एंड 0, तो यहाँ मान लेते हैं 40 एंड 0, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसमें भी 0 0 पुट करेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, मतलब सॉल्यूशन रीजन अंदर की तरफ है, मतलब फिशबर्ग रीजन आपका ये बन गया। ठीक, ये आपका पॉइंट है 0 एंड 40, इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट है 40 एंड 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। तो पहले इसको निकाल लीजिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 480, और ये कितना है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240, माइनस कर दो, ये कट गया, ये 12 से 4 गया 8x इज इक्वल टू 240, 8 3 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू 30 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो इसे मान लीजिए यहाँ 30 पुट कर दिया तो 6 3 18, 3y इज इक्वल टू 240 माइनस 180, यानी 3y इज इक्वल टू 24, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू आ गया 20, यानी कि ये जो पॉइंट आपका मिल जाएगा ये हो जाएगा x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 20, और ये वाला पॉइंट जो है आपका ये 0, 40, तो और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। तो हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, 4
40 0 और 0 0। तो अब क्या करेंगे, सब पे z की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट z कितना है आपका 7x प्लस 10y। तो पहला पॉइंट हमारा है 0,40, यानी कि ये हो जाएगा 7 0 प्लस 10 इंटू 40, ये आपका आ जाएगा 400। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 30 20, यानी कि 7 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20, 7 3 21 और 200 410। उसके बाद क्या है 40, तो 7 गुणे 40 प्लस 10 गुणे 0, 7 4 28 280। 0, 0 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 मतलब 0। तो मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और कितने बनाएगा वो, ए टाइप का टाइप ए का 30 पैकेट बनाएगा, टाइप बी का 20 पैकेट बनाएगा, तब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में, पूरा क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया गया। पहले जो भी सिचुएशन दी हुई थी उससे हमने एक टेबल प्रिपेयर कर लिया, फिर इससे जो है हमने ये दो इक्वेशन बनाए और ये z की वैल्यू आई। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया गया। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। इस कॉर्नर पॉइंट को हमने सॉल्व करके निकाल लिया, तो ये आपका 30 और 20 आ गया। अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए, ये और ये। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे हमने z की वैल्यू निकाल ली। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 410, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो अर्न किया जा सकता है वो है 410। और जब 410 मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ ए जो है स्क्रू टाइप ए जो है वो 30 प्रोड्यूस किया जाएगा और टाइप बी जो है वो 20 प्रोड्यूस किया जाएगा।